नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। उम्मीद करता हूं आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी और इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिस टॉपिक दैट मीन्स सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशंस, lecturate, and this topic is very important for your self awareness also because you should be aware what is happening in and around you. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि ये क्या है, क्यों आया, वाई गवर्नमेंट हैज ब्रॉट दिस लॉ और ब्रॉट दिस एक्ट, और आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 in brief and also about various changes which our government has done in this Citizenship Amendment Bill 2019. And as we all know very well that there are so many oppositions and issues. So also इस चीज़ के बारे में भी बताऊंगा कि क्या इश्यूज थे, क्या oppositions थे जिसकी वजह से इतना बड़ा मैटर बन गया. And also in order to clear or in order to tackle these oppositions and issues, what are the exceptions or what are the steps which our government has done. So I will tell you each and everything in detail. सो प्लीज़ टॉपिक के साथ लगे रहिए, वीडियो पूरी देखिए, एंड तक बिल्कुल स्किप मत कीजिए. इसी के साथ हम टॉपिक शुरू करते हैं आज का सिटीजनशिप अमेंडमेंट से. मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं अपनी तरफ से कोई ओपिनियन नहीं देने वाला हूं. वॉट एवर आई विल बी टेलिंग यू इट इज़ क्लियरली इंडिकेटेड socially and officially. So I am not giving any type of opinion. I will give only clear and valid content which is clearly indicated socially and officially. So main topic is Citizenship Amendment Act. So topic start करने से पहले मैं आपको एक definition clear करना चाहता हूँ, that is immigrants. So immigrants क्या होते हैं? Basically these are the people which migrate from another country to our country. Like immigrants वो people होते हैं जो दूसरी country में से हमारी country में आ जाते हैं और permanently रहने लग जाते हैं. So those are called immigrants. So first topic is why CAA? CAA लाने की ज़रूरत क्यों हुई? हमारी गवर्नमेंट CAA क्यों लेके आई है? So for this, since there are so many immigrants मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं. So there are so many immigrants or people who lacks many opportunities and advantages and government schemes which may accrue to the citizens of India, even though they are likely to stay in India permanently. So our government decided to amend Citizenship Act 1955 to provide all of these facilities to them. जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एडवांटेजेस हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो कि केवल और केवल इंडियन सिटीजन्स को ही मिल पाती हैं, बट उन लोगों को नहीं मिल पाती जो कि इंडिया में परमानेंटली रह रहे हैं, उन इमिग्रेंट को नहीं मिल पाती जो कि परमानेंटली रह रहे हैं. तो उन सब लोगों को ही कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए जो ये गवर्नमेंट स्कीम्स है ये प्रोवाइड करने के लिए उनकी कुछ हेल्प करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड किया है. दैट मीन्स उसमें कुछ प्रोविजंस चेंज कर दिए हैं जो कि मैं आपको लेटर बताऊंगा. तो यहाँ पे एक वर्ड आया सिटीजनशिप और सिटीजन्स. तो ये सिटीजनशिप क्या होती है? सो बेसिकली सिटीजनशिप इज अ पोजीशन और स्टेटस ऑफ बीइंग अ सिटीजन ऑफ कंट्री. दैट मीन्स ये एक स्टेटस होता है या पोजीशन होता है जो कि हमको बताता है हम उस देश के नागरिक हैं. बेसिकली ये होता है. सो इट कम्स अंडर द पार्ट 2 और आर्टिकल 5 to 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दोस्तों ये पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तो आप ये जान लीजिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 में आता है और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 5 to 11 कंटेन्स द सिटीजनशिप. सो बेसिकली the issue of citizenship in India is discussed in two places. First in the Constitution of India, that means 1950 को कौन कौन से इंडियन सिटीजन्स होंगे, एंड उसके बाद जो प्रोविजंस हैं, उसके बाद जो सिटीजन्स होंगे, आने वाले कल को किस किस को सिटीजनशिप एक्वायर हो सकती है, वो सब डिस्कशन किया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में. डिस्कस करते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या है. सो हियर लेट मी टेल यू वन थिंग दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड एज वेल एज फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. लाइक सिटीजनशिप एक्ट, लाइक व्हेन सिटीजनशिप एक्ट केम इन काउंट. सो इट केम इन काउंट ऑन 30th of December 1955, which is very very important questions as I have already told you. So what is Citizenship Act 1955? This act
डील्स विद द प्रोविजन ऑफ एक्वायरिंग एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप। सो बेसिकली ये उन स्टेप्स को डिवाइड करता है, लाइक ये वो चीज़ें बताता है, उन चीज़ों से डील करता है, मतलब कुछ प्रोविजंस हैं जिनकी वजह से हम सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं और सिटीजनशिप लूज कर सकते हैं। लाइक अकॉर्डिंग टू दिस, हु कैन बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, व्हाट आर द वेज टू बिकम एन इंडियन सिटीजन एंड हाउ अ पर्सन कैन लूज सिटीजनशिप। सो ये पॉइंट्स इसके अंदर डिसाइड किए जाते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955। So basically, according to this, there are 5 points due to which we can acquire the citizenship, like by birth, by descent, by registration, by naturalization, and by incorporation of territories. And if I talk about how we can lose citizenship, so for this also there are 3 methods by which we can lose citizenship: by renunciation, by termination, and by deprivation. So this was about Citizenship Act 1955 in brief. So now let me talk about Citizenship Amendment Bill 2019. So this bill received presidential assent on 12 December 2019. So इसको presidential permission और presidential assent 12 दिसंबर 2019 को मिली. So basically what this bill do? This bill amends or change the law related to Citizenship Act 1955 with respect to certain provisions. तो ये बिल क्या करता है? ये कुछ अमेंड करता है और कुछ लॉज को चेंज करता है। किसके लॉज को चेंज करता है? सिटीजनशिप एक्ट 1955 के लॉज को चेंज करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था उसके बारे में, ये जो लॉज है कैसे एक्वायर कर सकते हैं, कैसे लूज कर सकते हैं, इसी के बारे में ये बिल डिस्कस करता है कुछ प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स कुछ प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हम कैसे लूज कर सकते हैं और कैसे सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं, ये उन लॉज को थोड़ा सा अमेंड करता है और चेंज करता है। तो बेसिकली व्हाट आर द चेंजेस विच इट इज डूइंग? सो बेसिकली दिस change, like there is a first change in the definition of illegal migrants. So definition of illegal migrants में थोड़ा सा चेंज कर देता है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो पहले तो मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये इलीगल माइग्रेंट्स क्या होता है। बेसिकली इलीगल माइग्रेंट्स मीन्स वो पीपल होते हैं लाइक एनी फॉरेनर हु हैज़ एंटर्ड इनटू इंडिया विदाउट अ वैलिड पासपोर्ट और अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। कुछ पीपल होते हैं जो हमारे इंडिया में आ जाते हैं, हमारी प्यारी कंट्री में आ जाते हैं रहने के लिए और विदाउट डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट लेके नहीं आते, पासपोर्ट के नहीं आते, फ्रॉड डॉक्यूमेंट, फ्रॉड होते हैं ना कुछ लोग, तो वो फ्रॉड तरीके से आ जाते हैं विदाउट डॉक्यूमेंट्स। एक तो ये डेफिनेशन होती है लीगल माइग्रेंट्स की, और दूसरी डेफिनेशन होती है लाइक any foreigner who has entered India with a valid passport or a travel document but they are staying beyond the permitted period of time. So friends, ऐसा हो जाता है कि कभी कभी जो वीज़ा मिलता है उसकी भी एक टाइम लिमिट होती है। तो जब वो टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग जब वो आते हैं, तो जैसे कि वो 4 साल के लिए आए, 4 साल की उनकी टाइम लिमिट खत्म हो गई, उसके बाद भी वो इंडिया में रहने लग गई। सो दैट इज़ इलीगल, लाइक इलीगल है वो बिल्कुल, क्योंकि उनको लीगल परमिशन लेनी होती है बट दे आर नॉट टेकिंग एनी टाइप ऑफ परमिशन एंड दे आर स्टेइंग इन आवर कंट्री बियॉन्ड परमिशन। सो दिस इज ऑल्सो इलीगल। सो ये इलीगल माइग्रेंट्स की डेफिनेशन है। फर्स्ट तो ये हो गई, वो विदाउट डॉक्यूमेंट्स और विदाउट पासपोर्ट आते हैं, एंड सेकंड ये हो गई अगर वो विद डॉक्यूमेंट्स एंड पासपोर्ट विद परमिशन आते हैं बट एक सर्टेन टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब जितना उन्हें टाइम मिला है उससे ज़्यादा वो रहने लग जाते हैं विदाउट परमिशन। सो दूज देन ऑल्सो दे आर कॉल्ड इलीगल माइग्रेंट्स। तो अब हम टॉपिक पर आते हैं कि फर्स्ट टॉपिक क्या है, चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स। जो वो डेफिनेशन थी ना इलीगल माइग्रेंट्स की, उसी में थोड़ा सा चेंज किया है इस एक्ट ने। मैं लेटर आई विल टेल यू लेटर लाइक व्हाट इज दैट चेंज। एंड सेकंड चेंज जो हुआ है वो हुआ है चेंजिंग इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द सिटीजनशिप। तो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे जो ये चेंज हुए हैं, 2 चेंजेस हुए हैं हमको समझ में आएगा। एक लीगल माइग्रेंट्स की डेफिनेशन में चेंज हुआ है और एक एक्वायरिंग द सिटीजनशिप के प्रोसेस में चेंज हुआ है। तो ये जो चेंज हुए हैं बेसिकली इनको चेंज करने का पर्पस क्या है? सो पर्पस, इट्स पर्पस टू मेक इट ईजियर फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ माइग्रेंट्स टू बिकम एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, एडवांटेजेस होती हैं जो कि इंडियन सिटीजन्स को ही मिलती हैं। तो उन सभी की हेल्प करने के लिए और इनको ईजियर करने के लिए, इस प्रोसेस को ईजियर करने के लिए कुछ माइग्रेंट्स को आसानी से इंडियन सिटीजनशिप मिल जाए, यही है इसका पर्पस। सो आसानी से सिटीजनशिप देने के लिए ये 2 बेसिक चेंजेस किए गए हैं। सो बेसिकली व्हाट इट मीन्स, इट ग्रांट
Indian citizenship to illegal migrants of Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian communities of Afghanistan, Pakistan and Bangladesh. That means these three Islamic countries. So through this amendment, the central government of India is saying that any person belonging to these five communities, that means Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian. So any person belonging to these five communities of these Islamic countries will not be considered or treated as illegal migrant if the person or that immigrant entered in India on or before 31st December 2014. That means कोई भी लोग हैं, कोई भी पर्सन है जो कि इन 5 कम्युनिटीज से बिलोंग करता है और इन 3 कंट्री से बिलोंग करता है, वो अगर इंडिया में आता है और वो अगर 31 दिसंबर 2014 या 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आ गया है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। दैट मीन्स वो इलीगल माइग्रेंट अब नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट समझ में आ गया होगा, द डेफिनेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स हैज चेंज्ड। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड पॉइंट। The proposed law also reduces the duration of residency existing from 11 years to 5 years for the people belonging to 6 religions and 3 countries. So especially जो people in 5 communities और इन 3 countries से belong करते हैं उनके लिए ड्यूरेशन कम कर दिए 11 years to 5 years। लाइक इसे मुझे और समझाने दीजिए। जैसे कि हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, ये हाउ वी कैन एक्वायर द सिटीजनशिप, देयर वर वेरियस स्टेप्स। सो इफ आई टॉक अबाउट द नेचुरलाइजेशन प्रोसेस, सो इन दिस प्रोसेस लाइक ऐसा था पहले कि किसी भी पीपल को इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए मिनिमम 11 ईयर्स इंडिया में रहना पड़ेगा। बट नाउ अकॉर्डिंग टू दिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 दैट पर्सन it is not necessary that he should be living for 11 years, but there should be minimum duration of 5 years because गवर्नमेंट ने 11 ईयर्स से 5 ईयर्स कर दिया फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू 6 रीजन एंड 3 कंट्रीज। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। पहली चीज़ तो इलीगल माइग्रेंट्स की डेफिनेशन चेंज हो गई यहाँ पे। एंड सेकंड पॉइंट एक्वायरिंग सिटीजनशिप, लाइक हाउ वी कैन एक्वायर सिटीजनशिप। सो यहाँ पे एक पॉइंट चेंज कर दिया गया है कि 11 ईयर्स से 5 ईयर्स कर दिया गया है। सो दीज वर द बेसिक चेंजेस इन दिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। Now let's talk about the opposition and issues. As we all know very well that there were so many issues और इसकी वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत सारे दंगे हुए थे, ओपोजिशन हुआ था, इश्यू हुआ था। तो इन इश्यूज़ को अभी डिस्कस करेंगे हम और तो इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इश्यू इन दिस, लाइक पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया अपोजेस द बिल। तो फर्स्ट इश्यू तो यही है कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा अपोजिशन कर रहे हैं। एंड सेकंड अपोजिशन इज फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी। दैट व्हाट अपोजिशन पार्टी सेइंग, अपोजिशन पार्टी कह रही है दैट दिस बिल इज डिस्क्रिमिनेटरी। व्हाई दिस बिल इज डिस्क्रिमिनेटरी? बिकॉज दिस बिल इंक्लूड्स ओनली 3 कंट्रीज एज वी हैव टॉक्ड अबाउट, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड देयर वाज वन कंट्री ऑल्सो दैट इज अफगानिस्तान। So this bill contain only 3 countries, Islamic countries and only 6 communities, that is Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian। तो ये केवल 3 कंट्रीज और 6 कम्युनिटीज़ को ही क्यों ले रहा है ये बिल? So basically the fundamental criticism of this bill has been that it specifically targets Muslims। Opposition parties यही कह रही है कि it specifically targets Muslims and the critics also argues that it is a violation of Article 14 of Constitution of India which guarantees the right to equality. So in order to clear this point, in order to clear this opposition or issue by opposition parties, the government clarification on this point is that this bill aims to grant citizenship to minorities who faced religious persecution in Muslim majority foreign countries। So पहले मैं आपको ये पॉइंट समझाने से पहले मैं आपको एक पॉइंट समझा देना चाहता हूँ, दैट इज परसिक्यूशन। परसिक्यूशन का मतलब होता है दुर्व्यवहार, वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन। दैट मीन्स व्हेन वन ग्रुप ऑफ पीपल डू वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन ऑन अनदर ग्रुप ऑफ पीपल देन दैट इज कॉल्ड एज परसिक्यूशन। सो परसिक्यूशन के भी कई टाइप होते हैं, लाइक रिलीजियस परसिक्यूशन, पॉलिटिकल परसिक्यूशन, रेसिज्म टाइप परसिक्यूशन। सो फॉर दिस ओनली आई होप आपको ये परसिक्यूशन का वर्ड समझ में आ गया होगा। सो इन ऑर्डर टू क्लियर दिस पॉइंट द गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन इज दैट दिस बिल एम्स टू ग्रांट सिटीजनशिप टू माइनॉरिटीज
जो कि who faced religious persecution in Muslim majority foreign countries. Since Pakistan, Afghanistan and Bangladesh are Islamic countries where Muslims are in majority and hence they cannot be treated in minority. Hence they cannot be treated as in minority, which if she is factually correct. So गवर्नमेंट कह रही है कि ये तीनों कंट्रीज़ मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस हैं और इन सब में जो ये 6 कम्युनिटीज़ बिलोंग करती हैं ये माइनॉरिटी में हैं, तो इन सबको सिटीजनशिप प्रोवाइड करने के लिए ही हमारा एम है। इन सबको ही सिटीजनशिप प्रोवाइड करने का हमारा एम है, इन सभी की हेल्प करने के लिए जो कि रिलीजियस परसिक्यूशन फेस करती हैं इन सभी कंट्रीज़ में। बट देन सम में से व्हाट अबाउट द अहमदिया मुस्लिम्स, they are religiously persecuted and are in minority in Islamic countries like Pakistan, Afghanistan and Bangladesh. Well, of course they are in minority and they are being religiously persecuted, but we cannot forget the fact that before partition even these Ahmadiyya Muslims agreed and supported the formation of Pakistan. So our government of India has right to decide which community of refugees has privilege or right to enter India. So this was about the government clarification. गवर्नमेंट ने जो इन oppositions को और issues को टैकल करने के लिए जो पॉइंट लिए हैं ये सब गवर्नमेंट के पॉइंट्स थे। So now let's talk about the opposition from the northeastern India. So people of northeastern states strongly oppose the bill because the people of northeastern states think or they strongly believe that this bill will change the demography of northeastern India and is a threat to the culture and linguistic identity of the northeastern states. So due to this, in order to clear their steps, like as we all know that northeastern states में जो कल्चर है, वहाँ की ट्राइब्स का जो कल्चर है, वहाँ की जो डेमोग्राफी है वो भी बहुत ज़्यादा कंपाइल है और उनको भी बहुत सारे स्पेशल स्टेटस दिए गए हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को। तो उसी की वजह से वो लोग सोचते हैं कि लाइक they believe that this will lead to a greater change in their demography due to large influx of illegal migrants. जितने ज़्यादा illegal migrants आते जाएंगे तो उनकी डेमोग्राफी चेंज होती जाएगी, उनका कल्चर चेंज होता जाएगा, जिसकी वजह से उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया। सो इसी अपोजिशन को दूर करने के लिए इन ऑर्डर टू क्लियर दिस पॉइंट और क्लियर दिस इशू आर गवर्नमेंट डिड सम एक्सेप्शंस, लाइक इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट ने उन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए किए। सो आफ्टर द प्रोटेस्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट द बिल एड्स दैट द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप फॉर इलीगल माइग्रेंट्स will not apply to these points like the tribal areas of Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura as included in the 6th schedule to the constitution। जैसा कि 6th schedule of our constitution में डिसाइड किए गए हैं 4 एरियाज, तो उनको स्पेशल अलाउंसेस दिए गए हैं, स्पेशल स्टेटस दिया गया है 4 स्टेटस को, दैट इज ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। तो ये जो 6th schedule में जो स्टेट आती हैं इन सब में ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अप्लाई नहीं होगा। लाइक एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू द बिल एड्स दैट द प्रोविजन ऑन सिटीजनशिप फॉर इलीगल माइग्रेंट्स will not apply to these 4 states due to this provision of 6th schedule to our constitution. And second point is that it will also not apply to the areas under the inner line permit under the Bengal Eastern Regulation Act 1873. Inner line permit is also very special point because it regulates the visit of Indians to Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur and Nagaland. This act came in 1873। अगर मैं इस एक्ट पर और 6th शेड्यूल पर जाऊंगा तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा और हम टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे, तो मैं आपको शॉर्ट में यही बता देना चाहता हूं कि इसके एक्सेप्शंस हैं और स्पेशल अलाउंसेस केवल 6th शेड्यूल की 4 स्टेट्स को और इनर लाइन परमिट एरियाज़ को दिए गए हैं, जिन एरियाज़ में ये हमारा प्रोविजंस और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अप्लाई नहीं होगा इलीगल माइग्रेंट्स के लिए। सो दीज वर द वेरियस exceptions, these were the points which our government has done in order to clear the issues of northeastern state people. So now let's talk about the loophole of Citizenship Act 2019. So basically there are so many persons who talk about this loophole like it violates Article 14 of the Constitution, right to equality, which applies to both the citizen and foreigner of India. Friends,
let me tell you one thing. When I have gone through this point very first time, I was thinking that is false and ridiculous claim. But when I gone through the article 14 of our constitution of India, then I was also confused. So let me tell you one thing. मुझे पता है लेकिन मैं आपको भी कुछ दिखाना चाहता हूँ. So यहाँ हम देखेंगे article 14. So this is article 14 of constitution of India. According to article 14, equality before law, the state shall not deny to any person equality before the law of equal protection of laws within the territory of India, prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. So friends, this is the article 14 of our constitution of India, and if you carefully see the word any person is used instead of citizen of India. And now the big question comes, do non-citizens have constitutional rights? If non-citizens have constitutional rights, then the amendment violates article 14. So ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ. आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वेदर इट इज़ फॉर इंडिया और नॉट, लाइक वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग. सो आज की वीडियो में बस इतना ही. सो दिस वॉज अबाउट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. उम्मीद करता हूँ आप लोगों की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. इसी के साथ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इसी चैनल पर आपकी डिफेंस वोकेबलरी की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं. और अगर आप अपने छोटे भाई बहनों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC की एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं तो इसी चैनल पर उनकी कंटिन्यूस क्लासेस चल रही हैं. दोस्तों, आपकी SSB की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए मैंने वीडियो बना दी है, इन विच आई हैव टोल्ड यू about how to start your SSB preparation and what mistakes candidates do during the preparation of SSB. तो मैंने उस वीडियो की लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है. from there you can go through that video. तो आज के लिए बस इतना ही. I hope you enjoyed this session well and thank you for watching our video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए दोस्तों, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो इसमें आपका ही भला है. सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल और एजुकेशन आइकन के बेल आइकन को दबा दीजिए. जय हिंद.